हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है तो पढ़ते जाना है और टारगेट लेकर के पढ़ाई कीजिए कि आज हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज हमको फिजिक्स में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जो तरीका हमने बताया था उस तरीकों को अपनाइए और थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ाइए क्योंकि एग्जाम अब सिर पर है। और दिमाग में एक टारगेट बना के चलिए, हमको 90 प्लस में जाना है, हमको 95 प्लस में जाना है, हमको 80 प्लस में जाना है। जब तक टारगेट नहीं कीजिएगा, टारगेट एक आप डिटरमाइन नहीं करते हैं, निर्धारण उसका नहीं करते हैं, तब तक आप उसको पाने के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते। तो एक सबसे पहला काम है कि एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने के लिए कैसे करना है, हमको टाइम जो है टाइम को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसको अपनाइए और अपने टाइम को बढ़ाइए क्योंकि अब एग्जाम आपका क्या हो गया, सिर पर आ गया, बहुत दिन नहीं है अब। ओके, तो क्योंकि जब तक टारगेट नहीं रहेगा तब तक दिमाग में करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें कि आज हमको मोतिहारी या पटना हमको जाना है, आप पैदल जाना है, 200 किलोमीटर है और हिम्मत है, फुली आप डिटरमाइंड है कि हमको पैदल जाना है, तो मान लेते हैं कि अगर 100 किलोमीटर भी आप गए, 120 किलोमीटर भी गए, तो आपने 60% टारगेट को अचीव किया। तो उसी तरह से एक टारगेट बनाइए और उसको गेन करने के लिए, उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए कितना हमको समय देना है, कैसे हमको मेहनत करना है, खुद पर खुद आप रास्ते पर आ जाइएगा। वही आपको बताएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इस वीडियो से पहले, आज जो वीडियो बन रहा है, इससे पहले हम लोग नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, बाय एयर या बाय लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग उस दिन छोड़ दिए थे। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग नाइट्रोजन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको आज हम लोग देखेंगे। अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, या HNO3 देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड हो या आपका एक कोई अल्टरनेटिव मेथड हो, सारे को आज हम लोग यहाँ पर आज डील करेंगे। और यही आपसे आग्रह रहेगा कि स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए, मजा आएगा वीडियो में। तो आज हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला आपका क्या है कि इट इज ए कलरलेस गैस। आपका क्या होता है, एक रंगहीन गैस होता है और हवा से क्या होता है, या हल्का होता है। हवा से क्या होगा, हल्का होगा। ओके, हवा से क्या होता है, हल्का होता है। उसके बाद तीसरा जो आपका फीचर हो जाएगा इसका कि यह जल में बहुत कम घुलनशील होता है। वाटर में मान के चलिए न के बराबर यह क्या होता है, घुलनशील होता है। और इसको अगर लिक्विफाई करना है तो बड़ा डिफिकल्टी से लिक्विफाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या बोला कि इट इज ए कलरलेस गैस, आपका रंगहीन गैस होगा। दूसरा आपका हो गया कि इट इज लाइटर देन एयर, हवा से हल्का होता है। तीसरा कह सकते हैं कि अब पानी के साथ, वाटर के साथ, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, बहुत कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आपका क्या कि लिक्विफाई करना कठिन होता है इसको। ठीक है, तो याद रखिए कि कलरलेस गैस है, हल्का होता है हवा से। तीसरा कि आपका जल में बहुत कम घुलनशील है, यानी लेस सॉल्युबल है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कठिनाई से द्रवीभूत होता है, मतलब लिक्विफाई जो होता है वो क्या कह सकते हैं, कठिनाई से होता है, डिफिकल्टी से होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हम लोग देखें कि इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, जानना जरूरी है। तो क्या है कि यह लिटमस जो है उसके प्रति यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि यह न तो एसिडिक होगा और न ही यह आपका बेसिक नेचर का होगा, उदासीन होगा। ठीक है, इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन। मतलब कि यह न तो जल सकता है और न ही जलने में सहायक होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज, पहला क्या कि लिटमस के प्रति न्यूट्रल होगा, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के प्रति क्या होगा, उदासीन होगा। दूसरा कह सकते हैं यह न तो ज्वलनशील है और न ही जलने में सहायक है, यानी इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन। ओके, तीसरा है कि हाइड्रोजन के साथ इसका क्या एक्टिविटी होगी, क्या होगी, अमोनिया बनाएगा। जनरली कह सकते हैं अपना हाइड्राइड बनाएगा। यानी when mixture of nitrogen and hydrogen passes through an electric spark then ammonia is obtained। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क का टेम्परेचर आप 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले सकते हैं, ऊपर ही जाएगा। तो समझिए कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को इलेक्ट्रिक स्पार्क पर प्रवाहित करें तब आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ओके, तो इसको एक बार हम लोग दोहराएंगे। पहला क्या है, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, या लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। दूसरा कह सकते हैं इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन, या न तो ज्वलनशील है और न ही जलने में सहायक है। और तीसरा, हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है इलेक्ट्रिक स्पार्क पर तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जो भी रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पर होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। यानी उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। तो जहां हम लोग शुरुआत किए थे, पूरा ग्रुप का फीचर देख रहे थे, वहीं पर हमने बताया था कि अगर ये एलिमेंट अगर मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अपना क्या बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे, मेटल का नाइट्राइड बनाएगा। तो वही फीचर यहाँ पर भी ले सकते हैं प्रॉपर्टीज को, कि अगर नाइट्रोजन है किसी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा वो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड बनाया, एल्युमिनियम के साथ है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाया। ओके, तो यहाँ पर आपका 5 जो फीचर हुआ, सबसे पहला क्या कि लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। दूसरा क्या था कि इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन, यह न तो ज्वलनशील है और न ही जलने में सहायक है। तीसरा हमने बोला कि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क पर अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को अगर क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए इलेक्ट्रिक स्पार्क पर, तो आपको अमोनिया आपको मिलेगा। नेक्स्ट था ऑक्सीजन के साथ, तो उच्च ताप पर एट हाई टेम्परेचर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। फिर है आपका मेटल के साथ, तो मेटल नाइट्राइड बनाएगा, मेटल का नाइट्राइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ। ठीक है, तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है यह, आपका एग्जाम में यहां से पूछा जा चुका है बाबू। यानी कैल्शियम साइनामाइड और क्या, ग्रेफाइट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोलीन।
क्या बनाएगा? नाइट्रोलीन। ओके, तो क्या बोला गया कि नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म कैल्शियम साइनामाइड। क्या हमने बोला कि उच्च ताप पर लमसम आपका 1000 डिग्री सी से ऊपर अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट का आपको मिक्सचर मिलेगा, और इसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या? नाइट्रोलीन। एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज नाइट्रोलीन, तो क्या बोलेंगे आप लोग? इट इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड क्या? ग्रेफाइट का क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड ग्रेफाइट इज कॉल्ड नाइट्रोलीन, जो कि पूछा जा चुका है बाबू। कैल्शियम साइनाइड और ग्रेफाइट के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोलीन कहा जाता है। ओके, और कैल्शियम जो साइनामाइड होता है उसका कुछ जो है उपयोग आपका एज ए फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का क्या है? अपना एक हाइड्राइड है, और इसको हम लोग जो बनाने का तरीका है हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड है, लैब मेथड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। यह नाइट्रोजन का एक प्रमुख हाइड्राइड होता है और इसे निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम सॉल्ट। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, कोई भी मेटल का आपका कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, यानी अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम ब्रोमाइड हो या अमोनियम सल्फेट हो, अगर गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखें हम लोग कि अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर हीट किया जाए तो क्या मिलेगा? HCl और क्या मिलेगा? अमोनिया मिल जाएगा। और अमोनियम सल्फेट को गर्म करेंगे, अमोनियम बाइसल्फेट, और क्या मिल जाएगा आपको? अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, पहला मेथड हो गया क्या कि अगर अमोनियम सॉल्ट को आप गर्म करते हो, यानी अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम। दूसरा है आपका लैब मेथड। लैब मेथड में देखेंगे कि अगर लेबोरेटरी में हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हमने बोला कि अगर लैब में अगर आप बनाना चाहते हैं अमोनिया तो आपको क्या करना होगा? तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करना पड़ेगा। क्या हमने बोला कि अगर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को अगर गर्म किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? अमोनियम यानी अमोनिया आपको प्राप्त होगा। और यह जो विधि है वो क्या है? लैब मेथड्स है, प्रयोगशाला विधि है, याद रखेंगे इसको। ओके, तो दो मेथड हुआ। पहला क्या हुआ कि अगर कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, अगर आप उसको गर्म करते हैं तब भी आपको अमोनिया मिलेगा। और लैब मेथड में अगर आप अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मॉइस्ट अमोनिया इज ड्राइड। जो अमोनिया बना उस अमोनिया में क्या होता है? मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर रहता है, तो उस मॉइस्चर को हम लोग कैसे करेंगे? यानी अमोनियम को, जो अमोनिया बना उस अमोनिया को कहां पर? लाइम वाटर से होकर के जब गुजारेंगे तो वहां पर आपको ड्राइड अमोनिया आपको प्राप्त हो जाएगा। वहां पर क्या करेगा? वाटर जो है यानी मॉइस्चर जो है वो लाइम वाटर उसको क्या करेगा? वहां पर एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि वहां पर लाइम वाटर है, कली चूना का जो आपका घोल है वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको अमोनिया जो है वो क्या मिल जाएगा? आपको शुष्क मिल जाएगा, ड्राइड अमोनिया आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया कहने का मतलब क्या हुआ
जब भी मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो इतना दिमाग में रखिएगा, उसको मास स्केल में बनाते हैं, यानी औद्योगिक स्तर पर उसको बनाया जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया देखने जा रहे हैं। यानी क्या है कि अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। एक आपका साइनामाइड प्रोसेस है, दूसरा आपका क्या है, हेवर्स प्रोसेस है। और हमेशा आपसे पूछा गया है हेवर्स प्रोसेस के लिए, ठीक है, कभी एक दो बार आपसे साइनामाइड प्रोसेस को पूछा गया है, बाकी आपका जनरली आपका पूछा जाता है बाय हेवर्स प्रोसेस, और यही आपका मेन आपका प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो कई गो प्रोसेस द्वारा हम लोग बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस के द्वारा, एक आपका साइनामाइड प्रोसेस है और दूसरा आपका है क्या, हेवर्स प्रोसेस। तो पहला हम लोग देखेंगे साइनामाइड प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि इन दिस मेथड नाइट्रोजन इज passes through calcium carbide heated at 1200 degree C, then calcium cyanamide is formed। बस वही मेथड आ गया क्या कि कैल्शियम आपका कार्बाइड है और उस पर नाइट्रोजन को अगर ट्रीट कर रहे हैं, यानी 1200 डिग्री या 1000 डिग्री से ऊपर गर्म कैल्शियम कार्बाइड है, उस पर नाइट्रोजन को अगर प्रवाहित करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम साइनामाइड मिलेगा और ग्रेफाइट मिलता है। तो यहाँ पर साइनामाइड हम लोग ले रहे हैं, यानी इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन को 1200 डिग्री सी पर गर्म कैल्शियम कार्बाइड पर प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोलीन प्राप्त होता है। नाइट्रोलीन मतलब कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट का मिक्सचर मिलेगा। और जब कैल्शियम साइनामाइड को क्या करते हैं, जलांशित करते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं, तब वहां पर आपको मिलेगा क्या, अमोनिया। देखिए रिएक्शन क्या है, कैल्शियम साइनामाइड मिला और इसी कैल्शियम साइनामाइड को वाटर के साथ ट्रीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और आपको क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया। ओके, तो हमारा पहले प्रोसेस में क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कितना डिग्री पर, 1200 डिग्री सी पर, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम साइनामाइड। और उस कैल्शियम साइनामाइड को जब क्या होगा, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तब वहां पर आपको अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। यानी दो चरण है, पहला चरण क्या है, कैल्शियम साइनामाइड बनाना। कैल्शियम साइनामाइड कैसे बनेगा कि 1200 डिग्री सी पर जो गर्म आपका कैल्शियम कार्बाइड है, उस पर जब भेजेंगे नाइट्रोजन को प्रवाहित करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, नाइट्रोलीन, यानी मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड ग्रेफाइट। और उस कैल्शियम साइनामाइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे दूसरा स्टेप में, तब आपको मिलेगा क्या, अमोनिया। ओके, क्या है साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस में सबसे पहले साइनामाइड को बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो 1200 डिग्री सी पर गर्म कैल्शियम कार्बाइड पर जब नाइट्रोजन को क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, तब वहां पर मिलेगा नाइट्रोलीन, मतलब कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट मिलेगा। वहां से कैल्शियम साइनामाइड को लेकर के सेकेंड स्टेप में जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तब आपको मिलेगा क्या, अमोनिया मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं हेवर्स प्रोसेस। और यह क्वेश्चन आपसे क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन। वहां पर एक केमिस्ट्री टीचर आई थी और यहाँ पर वहीं पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था उनसे, हेवर्स प्रोसेस, ठीक है, और वहां पर एक्सप्लेन भी किया था अमिताभ बच्चन ने। तो यहाँ पर देखेंगे कि हेवर्स प्रोसेस में है क्या, यानी अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड एट मास स्केल। यानी अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड एट मास स्केल बाय दिस मेथड, इस विधि द्वारा। यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन, या कह सकते हैं कंबाइन टुगेदर इन प्रॉपर कंडीशन टू फॉर्म क्या, अमोनिया। मतलब कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म अमोनिया। ड्यूरिंग द रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड
इट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको ध्यान से रखिएगा, यह रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वहां पर आपका हीट जो है वो क्या हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है। इसको दिमाग में रखिएगा कि यह रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, आगे काम आएगा अगला स्टेप में। हमने क्या बोला कि अमोनिया का उत्पादन बृहद स्तर पर इस विधि द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सीधे आपस में संयोग करके अमोनिया बनाते हैं और अभिक्रिया के दौरान कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन को सीधे तौर पर भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द हेबर्स प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करें, या कह सकता है दूसरा तरीका पूछने का कि हेबर्स प्रोसेस में किस प्रकार अधिक से अधिक अमोनिया को प्राप्त किया जा सकता है, एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम लोग बनाने को तो देख लिया, बन जाएगा, लेकिन कैसे हम लोग अधिक से अधिक अमोनिया को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरा चीज ये क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है ना। और तीसरा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन है, यानी 1 वॉल्यूम आपका किसका है, नाइट्रोजन का, और 3 वॉल्यूम आपका किसका है, हाइड्रोजन का। मिल कितना रहा है, 2 वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखना है, 3 चीज हमने बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखिए, दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको याद रखिए, और तीसरा कि प्रोडक्ट जो अमोनिया बन रहा है उसका आयतन रिएक्टेंट के आयतन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि मिलना चाहिए बराबर। ठीक है ना। तो इस यही फैक्टर काम आएगा आगे, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि सिंस इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजेस, हेंस वी कैन यूज ली चैटरियल प्रिंसिपल टू गेट द मोर एंड मोर अमोनिया। मतलब कि क्या किसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि चूंकि यह क्या है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, और अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। अतः यहाँ पर चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर ली चैटरियल प्रिंसिपल का उपयोग हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैसे होगा देखते हैं। तो यहां पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, हेंस एंड इंक्रीज द प्रेशर, मोर एंड मोर अमोनिया विल बी ऑब्टेन्ड। यहां पर समझिए बात को। मान लेते हैं आप हमारे सामने खड़े हैं, आपने कोई गलती किया और हम आपको माथे पर मारने जा रहे हैं, तो कम से कम चोट लगे उसके लिए आप क्या करिएगा, क्या करेंगे, नीचे की ओर बैठेंगे। यानी ऊपर से हम मार रहे हैं तो आप किधर की ओर जाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा, जिससे कि आपको कम से कम आपको चोट लगे, बचने के लिए कि कम से कम चोट लगे। तो किधर गए, नीचे की ओर गए। जस्ट वहीं पर यहां पर भी हो रहा है कि अगर यहां पर आपका रिएक्शन देखें हम लोग, N2 प्लस क्या है 3H2, आपको क्या मिल रहा है, तो अमोनिया मिल रहा है, और कुछ ऊष्मा आपको क्या हो रही है, 24 किलो कैलोरी ऊष्मा आपको क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रहा है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो उसको क्या करेगा, आगे की ओर भागेगा, यानी इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, जिसके चलते यानी फॉर्मेशन जो अमोनिया है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, उसको सपोर्ट करेगा
क्या, हाई प्रेशर। इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि अभिक्रिया में प्रतिफल का आयतन घट रहा है या घटता है, अतः दाब बढ़ाने पर अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त होगा, क्योंकि उच्च दाब अमोनिया के बनने की प्रक्रिया या अग्रिम अभिक्रिया को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरह से एक्सप्लेन कीजिए, नंबर पूरा मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब फिर क्या है कि सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बात आ गया कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हेंस एट लो टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। क्या हमने बोला कि चूंकि रिएक्शन में आप लोग देखे कि हीट थोड़ी सी मात्रा में क्या हो रही है, निकल रही है, वहां पर टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो करेंगे। जैसे लो करेंगे जो इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, यानी उसके बनने की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अधिक से अधिक आप अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। यानी चूंकि यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः निम्न ताप पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा की या अग्रिम अभिक्रिया को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त होगा। दो चीज यहाँ पर समझाया हमने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। इसी पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं कि सिंस इट इज एन क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हेंस टू गेट द मोर एंड मोर अमोनिया वी कैन अप्लाई द ली चैटरियल प्रिंसिपल, ठीक है। चूंकि यह क्या है, आपका एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिस अतः कह सकते हैं कि अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए ली चैटरियल प्रिंसिपल का उपयोग हम करेंगे या किया जाता है। और उसके लिए क्या है कि प्रेशर को क्या किया जाएगा, इंक्रीज करेंगे। प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो वो जो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है किधर की ओर, अग्रिम दिशा की ओर जाएगा, उधर की ओर प्रेशर बढ़ाएगा, आगे की ओर। आगे की ओर जब प्रेशर बनाएगा तो अधिक से अधिक अमोनिया आपको मिलेगा, ठीक है। प्रेशर और क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट निकल रहा है। हीट निकल रहा है तो काहे के लिए फालतू के लिए हीट निकालेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे। टेम्परेचर को जैसे आप लो कीजिएगा, जो इक्विलिब्रियम है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब अमोनिया का जो बनने की प्रक्रिया है उसको सपोर्ट करेगा, जिससे अधिक से अधिक आपको अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया है। लेकिन इसका फर्क क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को लो कीजिएगा तो केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स में क्या बताया गया है कि अगर टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गिरेगा, लोअर डाउन होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या उपाय है, तो कैटालिस्ट का उपाय होगा यहाँ पर। तो कह सकते हैं बट एट लो टेम्परेचर the rate of reaction becomes low, hence a suitable catalyst is used to maintain the rate of reaction, ओके। तो क्या हमने बोला, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया की दर निम्न हो जाती है, अतः उचित उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अभिक्रिया की दर को सामान्य बनाया जा सके या रखा जा सके, सामान्य रखा जा सके, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, आपका पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज फिर नाइट्रिक एसिड। बहुत ऑर्गेनिक पढ़े हैं आप लोग, और ऑर्गेनिक में नाइट्रेशन एक रिएक्शन आता है, बहुत हर चैप्टर में आपको मिला होगा, बेंजल्डिहाइड, हेलोएरिन, ठीक है, फिनॉल हो गया, सब में आपको मिला होगा आपको। तो यहां पर
जो नाइट्रिक एसिड का उपयोग होता है एज ए रिएजेंट उपयोग होता है, जिससे कि नाइट्रो ग्रुप को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया जा सके रिंग में। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड इज द प्राइमरी रिएजेंट। क्या हमने बोला कि नाइट्रिक एसिड इज द प्राइमरी रिएजेंट यूज्ड फॉर नाइट्रेशन, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रेशन, यूज्ड फॉर नाइट्रेशन in the addition of nitro group typically to an organic molecule। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप को जोड़ने के लिए, यानी मतलब नाइट्रेशन करने के लिए आपका प्राइमरी रिएजेंट के रूप में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और यह साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो क्या बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या नाइट्रो ग्रुप को ऐड करने के लिए, यहाँ पर कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ऐड करने के लिए एज ए प्राइमरी रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, सबल ऑक्सीकारक भी होता है। और इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक आपका वोस्टवाल्ड मेथड, ओके, वोस्टवाल्ड मेथड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब वोस्टवाल्ड मेथड में क्या है कि इन दिस प्रोसेस एनहाइड्रस अमोनिया शुष्क इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रोडियम गेज कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री C एंड प्रेशर 9 atm। मतलब वोस्टवाल्ड प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अमोनिया को लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्रिक एसिड में। आप लोगों को रिएक्शन कहाँ मिला था, कहाँ मिला था इसका, देखिए, यानी अमोनिया को आप एक्सप्लोड करते हैं तो आपको क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, यानी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया में अनाद्र अमोनिया को प्लेटिनम या रोडियम की जाली यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री C ताप एवं 9 atm दाब पर जब कराया जाएगा अभिक्रिया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि अमोनिया को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। जैसे ऑक्सीडाइज होगा आपको क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो शुष्क आपका यानी ड्राई अमोनिया है या एनहाइड्रस आपका अमोनिया है, उसको पास कराया जाएगा क्या, या कह सकते हैं रोडियम या प्लेटिनम गेज पर। कितना डिग्री C पर, 500 डिग्री C पर, जिसके कारण वह ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। फर्स्ट स्टेप, 3 चरण में आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। दूसरा चरण क्या है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको आप क्या करने जा रहे हैं, फिर से ऑक्सीडाइज कीजिएगा, यानी अब इसको ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजेंगे, जहां पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो पहला चरण आपका क्या हुआ, पहला चरण हो गया, यानी साइनामाइड प्रोसेस में आपका क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो ड्राइड अमोनिया को 500 डिग्री C पर गर्म प्लेटिनम या रोडियम जो गेज है, जाली है, उस पर प्रवाहित किया गया, जहां पर वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया। अब उस नाइट्रिक ऑक्साइड को अब क्या किया जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, मतलब क्यों, वो आपको ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाएगा। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इज देन ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड O2, यानी 2NO प्लस O2 आपको क्या मिल गया, 2NO2 मिल गया। और इसके बाद तीसरा चरण में आपने क्या किया,
इसको कांटेक्ट में ला दिया, एब्जॉर्ब कराए आप वाटर के साथ। जैसे वाटर के साथ एब्जॉर्ब होगा आपको क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलेगा। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को रिसाइकिल बैक करेंगे, कहां पर, जस्ट यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना फिर से उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर के साथ ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा आपको, फिर आपको HNO3 मिल जाएगा। रिसाइकिल करेंगे, साइकिल बैक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कैसे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इज साइकिल बैक फॉर रीऑक्सीडेशन, यहीं पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान बने NO को फिर से ऑक्सीकृत करने के लिए साइकिल बैक कर लिया जाता है, यानी फिर वो आपका क्या दे देगा, यहाँ पर 4NO2 प्लस O2 यानी टोटल रिएक्शन को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 4NO2 O2 प्लस क्या 2H2O, आपको क्या मिल जाएगा 4HNO3 आपको मिल जाएगा। तो 3 चरण है। सबसे पहला अमोनिया को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, और ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ड्राइड या एनहाइड्रस आपका अमोनिया होता है उसको 500 डिग्री C पर गर्म प्लेटिनम या रोडियम गैस पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या चीज में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब उस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाता है जहां पर वह NO2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब जब कराते हैं तो आपको मिलता है क्या HNO3, और उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है और उस नाइट्रिक ऑक्साइड को साइकिल बैक करते हैं, फिर वहां पर ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजते हैं जहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और फिर उसका एब्जॉर्प्शन कराएंगे तो आपको HNO3 मिल जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में रखना है 3 चरण। पहला ऑक्सीडाइज कीजिए अमोनिया को क्या चीज में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। दूसरा चरण आपका क्या है, स्टेप क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीडाइज कीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो जाएगा चेंज। और तीसरा जो चरण है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब कराइए, आपको HNO3 मिल जाएगा। इस तरह से दिमाग में रखिए। फर्स्ट चरण, पहला चरण क्या, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया, क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। दूसरा चरण नाइट्रिक ऑक्साइड को भेजा गया कहाँ, ऑक्सीडेशन चेंबर में, जहां पर ऑक्सीडाइज होकर के क्या दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया। और फिर तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है कि उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ एब्जॉर्ब करा दीजिए, HNO3 मिल जाएगा। याद रखेंगे। The aqueous HNO3 obtained can be concentrated by distillation, मतलब डिस्टिलेशन के द्वारा इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लमसम आपको क्या 68% तक, कितना तक 68%। याद आ रहा है कुछ, जब सॉल्यूशन पढ़िएगा तो आपको एजियोट्रॉप्स पढ़ना है, ठीक है ना, एजियोट्रॉप्स पढ़ना है। एजियोट्रॉप्स में आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पढ़ना है। तो दिमाग में लाइए, कहीं एग्जांपल मिला है, कौन सा एग्जांपल है, 68% आपका HNO3 और 32% आपका वाटर मिल करके आपका एजियोट्रॉप्स बनाता है, ठीक है, उसका एग्जांपल है। तो इसको याद रखिएगा कि एक एजियोट्रॉप्स बनाता है और या एजियोट्रॉप्स मिलता है डिस्टिलेशन के फलस्वरूप, ओके। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना है तो इसको H2SO4 से के ऊपर से गुजार दीजिए, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे उससे होकर के गुजारेंगे वो आपका 98% तक क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ओके। तो समझ में आया नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे बना सकते हैं। दूसरा है लेबोरेटरी मेथड सिंथेसिस,
लैब में कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीका से पूछा जा सकता है, लैब मेथड या मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को, यानी इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड कैन बी मेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट producing nitrogen dioxide and oxygen gas which are then passed through water to give nitric oxide। क्या बोला गया कि कॉपर नाइट्रेट को हीट करके उसको तोड़ देंगे, जब हीट करके तोड़ेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो HNO2 और HNO3 आपको मिल जाएगा, जिसको कि अलग कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो लैब मेथड में क्या किया गया कि कॉपर नाइट्रेट को हीट किया गया और थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण वो क्या दिया, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन दिया। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, HNO2 और HNO3 मिल जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली कर सकते हैं कि जस्ट इसके पहले वाला स्लाइड में आप लोग देखे होंगे कि रिएक्शन मिला होगा आपका NO2 प्लस O2 प्लस वाटर 2H2O और 4NO2 मिल करके क्या दिया, HNO3 दिया, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड में चेंज कर रहा है, मतलब यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेज ऑन टू फॉर्म ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब टूटेगा तो ब्राउन भूरा आपका धुआं देगा, फ्यूम देगा, वो फ्यूम किसके कारण से मिलेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण मिलेगा, बनने के कारण फ्यूम निकलता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि फ्यूमिंग HNO3। व्हाट इज फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां चला गया, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, यानी जो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, अगर एसिड के साथ अगर ट्रीट करें तो यह तो क्या है, ट्रेंड है कि अगर डाइल्यूट अगर HNO3 या H2SO4 या HCl के साथ मेटल को ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा और उसका सॉल्ट बनेगा। जस्ट वही ट्रेंड तो यहाँ पर अप्लाई करना है कि अगर HNO3 है, अगर मैग्नीशियम के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट यानी सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। उसी तरह से मैंगनीज के साथ करते हैं तो मैंगनीज का नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, यही तो तरीका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड विथ जिंक एंड कॉपर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर HNO3 की जो रिएक्शन है कॉपर और जिंक के साथ, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना, इसको बार बार दोहराइए, ओके। इसको व्हाट हैपेंस के रूप में चेंज कर लीजिए, ठीक है, कि अगर आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट मतलब 5% HNO3 को अगर किसके साथ, जिंक के साथ अगर ट्रीट करें तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन कोल्ड एंड डाइल्यूट मतलब 5% HNO3 इज ट्रीटेड विथ जिंक, क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिए और छोटा सा
पेपर पर लिख करके पॉकेट में रख लेंगे। कहीं घूमते फिरते एक रिएक्शन को देख लीजिए, यानी एक वाटर पेंस को देख लीजिए और दिमाग में रखे हुए जा रहे हैं, दिमाग में नहीं भूल पाएगा, वो नहीं भूल पाइएगा। इस तरह से तरीके से सबको ऐसे जो आपका याद करने वाला है उसको एक तरीका से याद कीजिए, कभी नहीं भूल पाएगा। तो यहाँ पर दिमाग में रखना है, यहाँ पर क्या कि अगर इसको ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। नाइट्रेट तो बनेगा, हर केस में नाइट्रेट बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, ठीक है ना। लेकिन वही कोल्ड एंड डाइल्यूट यानी 10% तक जिंक के साथ ट्रीट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा यहाँ पर, फिर आपको नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर प्रोडक्ट में अंतर हो गया, केवल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, 5 to 10 हो गया तो क्या मिल गया? नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। दो रिएक्शन हुआ जिंक का, एक 5% के साथ तो अमोनियम नाइट्रेट एंड आपको क्या मिला? आपको मिला जिंक नाइट्रेट। लेकिन वहीं अगर 10% एक कोल्ड एंड HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम जिंक नाइट्रेट तो बनाया, लेकिन क्या मिला आपको? दूसरा प्रोडक्ट नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि कोल्ड एंड डाइल्यूट कहां तक? तो 50% तक अगर करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। यानी 5% में क्या मिला? जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट मिला। 10% में क्या मिला? जिंक नाइट्रेट मिला, सब में जिंक नाइट्रेट मिलेगा, कॉमन है वो। जिंक नाइट्रेट मिला और क्या मिला? नाइट्रस ऑक्साइड मिला। इस तरह से दिमाग में रखिए। लेकिन 50% के साथ क्या मिला? जिंक नाइट्रेट तो मिल भी किया, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। वाटर भी मिलेगा, कॉमन होगा वो, ठीक है। इस तरह से दिमाग में रखिए। 5% के साथ अमोनियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, 10% के साथ जिंक नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड मिला, 50% के साथ क्या मिला? तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिला और जिंक, आपका जिंक नाइट्रेट मिल गया। H2O सब में मिलेगा। उसी तरह से अगर कॉन्क के साथ किया जाए, अब डाइल्यूट छोड़िए, क्या आ गया? कॉन्क आ गया, तब आपको क्या देगा? जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी 4 कंडीशन मिल रहा है जिंक के साथ। तो कैसे याद रखेंगे? 5% के साथ अमोनियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, 10% के साथ क्या मिला? नाइट्रस ऑक्साइड और जिंक नाइट्रेट। आपका 50% के साथ क्या मिला? तो जिंक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपका कॉन्क के साथ क्या मिला? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इसको। कैसे? तो 5% के साथ क्या? अमोनियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, 10% के साथ जिंक नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड, 50% के साथ जिंक नाइट्रेट और क्या? नाइट्रस ऑक्साइड वहां पर बन रहा था 10% में, 50% में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा विथ जिंक नाइट्रेट। ओके। और कॉन्क के साथ क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके। अब आते हैं कॉपर के साथ। देखा जाए तो दो कंडीशन है मेनली आपका, इसे तो 3 होना चाहिए, 2 ठीक है। अगर डाइल्यूट अगर HNO3 के साथ अगर कॉपर अगर ट्रीट करते हैं, यानी डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विथ कॉपर टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या मिला? कॉपर का नाइट्रेट यहां पर भी मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट दूसरा क्या मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और कॉन्क के साथ क्या मिलेगा? NO2। दोनों में रिजेंबल है, याद रखिए। क्या? डाइल्यूट के साथ क्या मिला था वहां पर? 3 कंडीशन था डाइल्यूट का, 50% और क्या? 50% वाला कौन सा यूज कर रहा है यहाँ पर? याद रखिएगा, कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वहां पर जिंक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था। तो इस तरह से दिमाग में रखिएगा, डाइल्यूट के साथ क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड और कॉन्क के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से तो 5 कैगो, 3 1 4 1 4 2 6 रिएक्शन हो रहा है। फिर से इसको
समराइज कीजिए। 55% के साथ अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, 10% के साथ जिंक नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड, 50% के साथ जिंक नाइट्रेट और क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, और कॉन्क के साथ जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से याद रखो, ठीक है ना। फिर कॉपर का देखें तो कॉपर में दो केस है, अगर डाइल्यूट के साथ करेगा तो जस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट, और कॉन्क के साथ करेगा तो वहां पर कॉन्क के साथ किया था तो क्या बनाया था, जिंक नाइट्रेट और NO2, जस्ट वहां पर भी यहीं पर प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट हो जाएगा और NO2 बन जाएगा। इस तरह से दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फीन। फॉस्फीन को थोड़ा सा एक बार देख लेना है, और यह रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, यही आपका, इसी के कारण हमने यहाँ पर समराइज किया हुआ है यहाँ पर, कि इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा कि व्हाइट फॉस्फोरस को अगर अल्कली के साथ, अल्कली सॉल्यूशन के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो फॉस्फीन मिलता है, ठीक है ना। यह रिएक्शन कई बार आ गया है यह। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड में क्या है कि फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट आपका एटमॉस्फेयर में अगर क्या किया जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस को किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो कॉन्क आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉस्फीन मिल जाएगा। ओके, तो प्रयोगशाला में फॉस्फीन को श्वेत फॉस्फोरस और शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के CO2 के अक्रिय वातावरण में गर्म करके आपको फॉस्फीन बनाया जाता है। ओके, तो यहां पर ये आपका हो गया क्लियर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर और डाइल्यूट HCl। एक आपका प्रोसेस हो गया लैब मेथड। ये आपका दूसरा जो मेथड है, अल्टरनेटिव जो मेथड है, वो क्या है कि अगर कोई भी कैल्शियम फॉस्फाइड हो या आपका किसके साथ, वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको फॉस्फीन आपको मिलेगा। यानी वाटर के साथ भी ट्रीट किया तो आपको मिला क्या, क्या मिला, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस 6H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, फॉस्फीन मिल गया। कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस 6HCl, कैल्शियम क्लोराइड और क्या, फॉस्फीन मिल गया। ये आपका प्रोसेस है। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि फॉस्फीन इज ए कलरलेस गैस विथ रॉटन फिश स्मेल। सड़ा हुआ जो मछली का जो गंध होता है, जस्ट वैसे ही इसका भी गंध होता है। एंड इज हाईली पॉइजनस, क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। व्हेन इट इज एब्जॉर्ब इन कॉपर सल्फेट एज मर्क्यूरी क्लोराइड, और कर सकते हैं सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड आर ऑब्टेन। मतलब कि कॉपर सल्फेट के साथ जब ट्रीट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आपका उस कॉपर का फॉस्फाइड मिल जाएगा। और अगर मरकरी का आपका क्लोराइड ले और फॉस्फीन को ट्रीट करें तो आपको मरकरी का आपका फॉस्फाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि फॉस्फीन इज वीकली बेसिक, वीक बेसिक नेचर का होता है एंड गिव फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विथ एसिड। जैसे आपका फॉस्फोनियम आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड बना लिया, PH3 प्लस HBr PH4, क्या हो गया, जिससे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड बनाता है। जस्ट वही आपका ट्रेंड है, यह भी अपना फॉस्फोनियम आपका क्या, ब्रोमाइड क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस में अंतर को देखेंगे, जरूरी है। और
इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो सकता है यह, ठीक है। इसीलिए हमने लिया यहाँ पर कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, अंतर कैसे करेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो आपका कह सकते हैं वैक्सी सॉलिड होता है, मोमीय ठोस होता है, जबकि यह आयरन ग्रे लस्चरस आपका क्या होता है, पाउडर होता है, भूरा, हल्का लालपन लिया रहेगा। उसी तरह से दूसरा आपका इसका स्मेल क्या होगा, गार्लिक का स्मेल होगा, वो आपका गंधहीन होगा, ऑर्डरलेस होगा। तीसरा यह पॉइजनस होता है, जबकि वो क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। चौथा कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कहाँ, CH2, CH2 में सॉल्युबल होगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जबकि वो क्या होगा, CH2 में भी इनसॉल्युबल होगा और वाटर में भी इनसॉल्युबल होगा। तो सबसे पहला क्या कहा गया कि यह मोमीय ठोस, जिस तरह से मोम ठोस होता है, मुलायम होता है, जस्ट वैसे ही होगा। यह भर क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका स्मेल जो होगा गार्लिक स्मेल होगा, जबकि यह क्या होगा, ऑर्डरलेस होगा। यह आपका पॉइजनस होगा, वो आपका नॉन पॉइजनस होगा। यह आपका वाटर में इनसॉल्युबल होगा लेकिन CH2 में सॉल्युबल होगा, जबकि यह रेड फास्फोरस क्या होगा, वाटर में भी इनसॉल्युबल होगा और CH2 में भी इनसॉल्युबल होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि readily catches fire in air with a greenish glow which is visible in dark। हमेशा याद रखिएगा, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री C के आसपास होता है, और जैसे इस टेम्परेचर को अगर ये क्या करेगा, अटेंड करेगा, वहीं पर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सा कलर में, तो एकदम ग्रीन कलर में, ये आपका ग्रीनिश ग्लो में चमक पैदा करेगा अंधेरे में, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है, जबकि यह नहीं, डज नॉट ग्लो इन डार्क, नहीं ये होगा, क्लियर, ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि इट रिएक्ट अल्कली सॉल्यूशन टू गिव pH3, अभी आ गया ना। अगर फॉस्फीन को किसी अल्कली सॉल्यूशन के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, फॉस्फीन मिलेगा। मतलब अभी रिएक्शन हम लोग देखे थे, व्हाइट फास्फोरस को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया था, तो क्या मिला था आपको, मिला था pH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा, यह क्षार विलयन के साथ अभिक्रिया करके pH3 बनाता है, देख लीजिए आ गया रिएक्शन। और इसका जो मोलिकुलर जो है वो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो फास्फोरस है, यानी एक फास्फोरस 3 अदर फास्फोरस के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, सॉलिड फेज में होता है और रिएक्टिव नेचर होता है इसका, क्या होता है, रिएक्टिव नेचर होता है। जबकि रेड फास्फोरस जो होता है पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, वो क्या है कि ऐसे ही है, इस जुड़ते चला जाएगा। इसको यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, P हो गया, कर सकते हैं इस तरह से, जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ से आपका जुड़ जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऐसा हो गया। फिर तीसरा, ऐसे ही जुड़ते चला जाएगा, जुड़ते चला जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, रिएक्टिव नहीं होता है। जबकि श्वेत फास्फोरस क्या होता है, रिएक्टिव होता है। एक कारण पूछा जा चुका है कि श्वेत फास्फोरस जो होता है क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, जबकि रेड फास्फोरस रिएक्टिव नहीं होता है। क्या कारण है, स्ट्रक्चर के कारण, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और यहां से जो क्वेश्चन है वो 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि आपका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, पहला आपका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, चौथा बेसिसिटी पूछा जा सकता है। यानी 4 जो तरीका है, एक आपका क्वेश्चन यहां से हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसको 4 तरीके से पूछने के कारण इसे क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस है सबसे अधिक होता है। या तो बेसिसिटी पूछ देगा कि H3PO3 का बेसिसिटी क्या होगा, क्या होना चाहिए, देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर है। H3PO2 है, क्या होगा, केवल एक OH है, एक ही OH दे सकता है, इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह से H3PO3 देखिए, अधिक से अधिक क्या है गो OH दे सकता है, 2 गो, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड का, यानी 3 गो आपका OH आयन दे सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, इसीलिए उसकी बेसिसिटी 3 हो सकती है। और पायरो होगा, पीएच नहीं होगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या गो, देखिए एगो, 2, 3 और एक क्या 4, ठीक है 4 है, तो बेसिसिटी कितनी हो सकती है, 4। मतलब इसको अगर तोड़ा जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, इसीलिए वहां पर उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात करते हैं तो यहां पर जैसे H3PO2 है, देखते हैं H3PO2, इस पर कितना -4 हो जाएगा, इस पर +3 हो जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए देता है या ऑब्जेक्टिव में दे देगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विल बी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से H3PO4 का देखें, H3PO4 तो कितना हो गया, -8, -2 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का प्लस कितना होता है, 3 होता है, तो कितना लगाएंगे कि 0 होगा, 5 जोड़ देंगे तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 3 हो जाएगा ना, H3PO3 है ना, सॉरी H3PO3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखेंगे, H4 है, P2 है, O7 है, तो कितना हो गया, देख लीजिए ये ऊपर ऑक्साइड में है, ठीक है, तो ये वो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया कितना, देखिए 6 दूना 12, 13, 7 दूना 14, 4, हाँ ये हो जाएगा -14, ये आपका हो जाएगा +4, तो 2 गो है तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो एक पी का कितना मिलेगा, +5। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आप पहला कि फॉर्मूला पूछा जा सकता है, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, और चौथा टाइप ऑफ का बेसिसिटी पूछा जा सकता है। और जनरली यहाँ पर इसका हमेशा पूछा गया है, H3PO2 का, लोग कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा देखिए, पूरा पढ़िए और समझिए इसको, और आपसे यही आग्रह है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए कि दूसरे भाई लोग भी इसको देख सकें,
जो भी छोटे भाई छोटे बहन हो वो सभी लोग देख सकें, तो अपने अपने ग्रुप में थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए। यही कामना है आप लोगों से कि आप लोग इसको देखिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना, और लाइक जरूर कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।